Welcome to Success Baithaki, a show that brings you the most inspiring success stories of defense aspirants who have turned their dreams into reality. Hosted by Gurkirat Ma'am, this show features real-life stories of students who, despite facing immense challenges, be it financial struggles, personal hardships, or societal barriers, have conquered all odds to earn their place in the Indian Armed Forces. Every candidate featured here is an offline student of Centurion Defence Academy, mentored by the visionary Shishir Dikshit sir and his dedicated team. Their journey proves that with the right guidance, unwavering determination, and relentless hard work, no dream is too big to achieve. Success Baithaki isn't just a talk show. It's a movement to inspire, motivate, and ignite the passion in every defense aspirant. If they can do it, so can you. Stay tuned, get inspired, and take your first step towards success. वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने 7 साल के संघर्ष के बाद में फाइनली अपनी सफलता हासिल कर ली है। क्या आप भी अपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अटेम्प्ट को देकर निराश हैं और सफलता हासिल नहीं हो रही है? तो ये बैठकी शो आज आप सब में एक नई उम्मीद की किरण को पैदा करने वाला है। आज एक ऐसा कैंडिडेट उत्कर्ष, जिसने हाल ही में CDS के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अपना रिकमेंडेशन जालंधर SSB बोर्ड से प्राप्त किया है। 2019 में उत्कर्ष ने सेंचुरियन को NDA फाउंडेशन कोर्स के लिए ज्वाइन किया। उस समय सपनों की चरम सीमा थी कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है, लेकिन कहते हैं ना, प्रयास तो पूरे थे लेकिन किसी कारणवश नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में इनको सफलता हासिल नहीं हुई। फिर क्या था? ये था एक हठी डिफेंस एस्पिरेंट। इसने हार नहीं मानी। NDA नहीं हुआ तो क्या हुआ, ग्रेजुएशन की तैयारी करी, ग्रेजुएशन के फाइनल जो है एग्जाम्स वगैरह में अपना बैठने लगे एंड इधर CDS afcat एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने लगे। और आप देखिए, आज फाइनली 7 साल का वो जो संघर्ष है वो इतना सुंदर रूप में इनके सामने आया है। अपना राज तिलक इन्होंने स्वयं किया है और सफलता जो है आज इनके हाथों में है। तो वेरी वार्म वेलकम उत्कर्ष टू बैठकी विद मी गुरकीरत। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताएं। और 7 साल का एक लंबा अर्जा, 2019 में एक सपना देखा, सेंचुरियन में आप आए और वो कुछ 2025 में जाके जब पूरा होता है तो कैसा लग रहा है? मन में कितनी उमंग है, उत्साह है और ऊर्जा है? मैम बहुत अच्छा लगा। एक लाइन मेरे पेरेंट्स ने बोली थी उस दिन फ़ोन पे, मैं रिकमेंड हुआ तो उतना तो कुछ फील नहीं हुआ था। उस समय खुशी हुई तो मैंने चेस्ट नंबर बहुत अच्छे तेज़ से पकड़ा। बाकी बच्चे रो रहे थे बट मैं इतना इमोशनल नहीं हुआ वो। लेकिन जब शाम को पेरेंट्स को बताया तो फादर ने एक लाइन बोली थी कि आज से ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में। तो ये लाइन पूरे रात मेरे दिमाग में चलती रही। तो वो लाइन बहुत अच्छी मैम फील हुई थी, अभी तक वो दिमाग में घूम रही है। यही है मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत सुंदर रूप लिया ना आपके स्ट्रगल ने, इतना सुंदर आपको सफलता दिया। अच्छा, आपकी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण भी है, क्योंकि पिता किसान हैं तो किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है आजकल जो किसानी बैकग्राउंड के, जो फार्मिंग बैकग्राउंड के बच्चे, उनका डिफेंस में जाना एक बहुत बड़ा सपना होता है गाँव के बच्चों का, है ना, यूनिफॉर्म धारण करना। और आज ये सपना सिपाही से टर्न होकर अफसर में बदल रहा है। तो जब ये सपना देखा, और किसान बैकग्राउंड से आप हैं, पिताजी अभी भी जो है किसानी करते हैं, प्रतापगढ़ के आप निवासी हैं, तो कितना आसान था या कितना डिफिकल्ट था आपके लिए डिसीजन लेना कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी करनी है? मैम आर्म फोर्सेस की तैयारी तो मैंने वो मूवीज़ से स्टोरी सुनी ब्रेव हीरोज़ की, तो मैंने डिसाइड किया था कि आर्मी ज्वाइन करनी है। बट जैसे आपने कहा कि वहाँ पर सैनिक वैनिक बनने के, तो मैं पहले सोचा कि सैनिक ही बनूँगा। बट मैंने उस पर कुछ सोशल मीडिया पे देखा तो ऑफिसर पता लगा, फिर धीरे धीरे NDA के बारे में पता लगा और उसका फिर मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये भी कर सकते हैं, 12th लेवल पे है। तो फिर उसी से मैंने डिसाइड कर लिया। फिर धीरे धीरे ऐसे जुनून
CDS की तरफ चढ़ गया, फिर और कुछ करने का मन ही नहीं किया और किसी फील्ड में जाने। तो आपने अभी तक 7 सालों में सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था कि मुझे फौज वाली जो वर्दी है उसी को धारण करना है। अच्छा, ऐसे में जब 2019 में आपने डिसीजन लिया, सेंचुरियन के साथ में आपने NDA का सफ़र शुरू किया फौज का और फाउंडेशन कोर्स में आपने एडमिशन लिया, तो जब उस दौरान नहीं हो पा रहा था तो कैसा लग रहा था मन में, और उस दौरान आपने मतलब कैसे अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाया कि यार, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं NDA नहीं हुआ अब छोड़ो, अब नहीं जाना, 1-2 बार स्क्रीन आउट हो जाएंगे तो कहेंगे अब दोबारा SSB नहीं देना। तो हाउ यू वेंट फॉर 7 ईयर्स? किस्मत बहुत अच्छी थी मुझे। हमेशा से मेरी पूरी लाइफ में लोग बहुत अच्छे मिले। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बुआ फूफा बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे फ्रेंड्स बहुत 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 कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे हैं। सब ने बस हमेशा मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। और टीचर्स ने भी हमेशा कहा कि शिशिर सर हमेशा कहते थे वो SSB क्लास में कि तुम लगे रहना, होगा ज़रूर। 1-2 बार उन्होंने भी ये सब बोला था, तो वो हमेशा से मोटिवेशन था कि मैम ये सब लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। नहीं तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं था जितना मेरे पेरेंट्स से, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स को था। लेकिन बस वही उन्हीं का वो था कि आज मैं लगा रहा, लेकिन आज ही मिल गया मैम। तो वो जो दूसरे लोग जो हमें तारीफ़ कह लो या प्रोत्साहन कह लो देते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यूँ बोला तो जाता है कि भाई डिफेंस एस्पिरेंट हो तो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, बट एक सही मायने में देखें, हम एक इंसान हैं और मोटिवेशन, अप्रिसिएशन, पीठ पे कोई हाथ रखे रहे, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो आप अगर कोई एक एग्जांपल दे, एक ऐसा समय जब आप बहुत निराश हो गए थे, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताएं जब इस तरीके के, जो आपने बोला कि अच्छे लोग, अच्छे शब्दों ने आपको हमेशा प्रोत्साहित किया, तो उस समय आपने काफ़ी गियर अप किया अपने जीवन में। मैम जैसे कि वो जब मैं अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट होकर आ रहा था तो सबकी कॉल आई मैम। मेरे फ्रेंड्स पूरे रास्ते, वो लगभग 7-8 आवर्स का पूरा रूट था, तो उस समय पूरे समय कॉल पे ही था सब। बस मैं तो अपनी तरफ से हाँ हाँ कर रहा था, लेकिन सब बस मेरी वो कर रहे थे। तो ऐसा फील आ रहा था कि यार सब इतना कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, तुम बस लगे रहो, मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। और मैम शिशिर सर से भी बात हुई थी बहुत बार, तो उन्होंने भी कहा था, तो यही सब था मैम। और जब ये सफलता हासिल कर ली उसके बाद फिर सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के कॉल की जो है लाइन लग गई होगी, तो उस दौरान कैसा फील हो रहा था कि फाइनली आई मेड इट? तो क्या था अंदर मन में, दिल में क्या चल रहा था? मैम वही फिर मैंने सबको, इतने काफ़ी वेट हो गया था सबको, बहुत बहुत लंबा सफ़र था जैसे आपने कहा, तो सबको फिर बताया, सब बहुत खुश थे। जैसे मैंने अभी कहा कि पेरेंट्स ने कहा कि ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल था, बुआ फूफा बहुत खुश थे, मेरे फ्रेंड्स में बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैम वो उतना खुश मैं नहीं था जो जितने दूसरे खुश थे। मुझे लगा नॉर्मल है, हो गया। पहले तो नहीं, उस तरह नहीं लगा, लेकिन डॉक्यूमेंट के बाद फिल करने के बाद वो खुशी ख़त्म हो गई कि ठीक है नॉर्मल। लेकिन अभी तक मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स जितने हैं, फैमिली सब बहुत खुश हैं। और ये जो एक कहते नहीं, एक गाँव का लड़का, खेती बैकग्राउंड, फिर फौज में क्यों जाना चूज़ किया? बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, और भी काफ़ी सारे चीज़ें रहती हैं, सिर्फ फौजी क्यों? क्योंकि थॉट कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सुना होगा, क्या किया? जैसे कि मैंने बचपन से ही ब्रेव हीरोज़ की हमेशा, अगर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो हमेशा उनकी स्टोरीज सुनते आया हूँ। और उसके बाद फिर गाँव में आर्म फोर्सेस को बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब वो पूरे इंडिया में भी देखी जाती है, बहुत ऑनर, बहुत सम्मान की जॉब है। तो और मैं पेरेंट्स को भी ये चाहता था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूं जहां पर पेरेंट्स का भी वेलफेयर हो, वो भी उनका भी हमेशा ध्यान रखा जाए। तो आर्म फोर्सेस सारे पैरामीटर्स पे एकदम टॉप पर थी, तो दैट इज़ द रीज़न मैम। तब गाँव के क्या पहले ऑफिसर होने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो बहुत खुशी का क्षण होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और आप अपने गांव जाएंगे, तो मुझे लगता है ढोल नगाड़ों के साथ में वो बस्त जी पे बिठा के आपका फूलों की माला से स्वागत किया जाएगा, isn't it? और ये क्षण आना भी चाहिए जीवन में हर व्यक्ति के, अगर आपने इतनी बड़ी सफलता जब आप हासिल कर लेते हैं। चलिए, ये सब बातचीत के बाद में अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रिटन एग्ज़ाम और SSB इंटरव्यू की तरफ। तो NDA और CDS दोनों की तैयारी करिए, ठीक है? अभी NDA का बच्चा भी देख रहा है, क्योंकि उसको फाउंडेशन का थोड़ा सा लिंक मिलता है, थोड़ा सा वो भी आपको चेक करना चाह रहा है, आपको स्टडी करना चाह रहा है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, और CDS का भी।
अगर एक थिन लाइन डिफरेंस आप क्रिएट कर पाएँ कि दोनों में किस तरीके का डिफरेंस है, एग्जाम्स में प्रश्नों में कैसा डिफरेंस है, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, समय कितना जाएगा, और क्या करना बेहतर है, एनडीए निकालना बेहतर है कि सीडीएस निकालना बेहतर है, आप ये बताइए। मैम अगर आर्म फोर्सेस ज्वाइन ही करना है तो एक ही आंसर, एनडीए निकालना सीडीएस से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सीडीएस में फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो हो जाता है, कंपटीशन, वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स के क्वालिटी बहुत वो हो जाती है। एनडीए में आप थोड़े, एनडीए में आपका ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा है, आपकी ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप चाइल्डिश बिहेवियर भी है तब भी आपको वो ले लेते हैं। बट वहाँ पर आप सीडीएस जा रहे हो तो आप एक मैच्योर पर्सन की तरह जा रहे हो, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड भी छोटा सा है, 1.5 साल का, तो वो चाहते हैं कि एक मैच्योर वो आदमी आए जो जेंटलमैन में कन्वर्ट किया जा सके। और जहाँ तक मैम बात रही दोनों की प्रिपरेशन में, तो एनडीए और सीडीएस की इंग्लिश तो मैं कहूँगा सेम लेवल पर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा सीडीएस की इंग्लिश थोड़ी सी एनडीए से ऊपर आती है, बट लेवल सेम है। 200 मार्क्स उसमें है, 100 मार्क्स इसमें है। और यही इंग्लिश मेरे उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। आप इसमें 200 में 140 130 स्कोर कर सकते हो, वहाँ 100 में 60-70 स्कोर कर सकते हो। फिर एनडीए मैथ्स में 11-12 आती है, एंड सीडीएस मैथ्स में आपकी 10 तक की मैथ्स आती है। लेकिन उसमें भी दो सीडीएस में केवल एडवांस के टॉपिक आते हैं, जैसे कि 5 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत वेटेज रखते हैं, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम। और उसमें एनडीए में लेकिन बहुत से वास्ट सिलेबस है, तो एंड जीएसटी के तो मैम एनडीए उसकी सीडीएस की एनडीए से बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पर यूपीएससी के भी स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उसकी फिर जीएसटी के काफ़ी टफ हो जाती है। और जब हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की, या अगर हम बोले कोर्स है, सिलेबस है, किस रूप से एक सिलेबस को देखना चाहिए? क्योंकि जब आपने तो मल्टीपल टाइम सीडीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और एफकेट किया, तो सिलेबस को शुरू कैसे किया? क्योंकि बहुत वास्ट होता है, और फिर जैसे आपने बताया कि जब हम सीडीएस की तैयारी करते हैं तो भाई सिविल सर्विस वाला भी, हर तरीके का एस्पिरेंट यूपीएससी लेवल का उस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो वो पेपर और पैटर्न भी उसी हिसाब से होगा। तो वास्ट सिलेबस है, शुरू और अंत कैसे तय करें, स्टार्ट लाइन एंड फिनिश लाइन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। जैसे मुझे पता था कि मैं मैथ्स में थोड़ा कम स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरा हमेशा से इस इंग्लिश में टारगेट रहता था कि 70 मार्क्स, 65 मार्क्स ऐसे। वहीं पर मैथ्स में मैं 100 में 42 ऐसे वो सोच के जाता था। जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है एंड मैम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है कि कहीं से भी आ सकता है, तो जीएस में इसलिए मैं उसमें बहुत कम सोच के जाता था कि 30-35। वहीं पर कोई सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होगा तो जीएस पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उसकी जीएस मजबूत है, और वो मैथ्स और इंग्लिश पे कम फोकस करेगा। तो आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है, आप कौन से सब्जेक्ट आपको समझ आ रहे हैं, किस पे आप फोकस कर पा रहे हो, किस पे आपका इंटरेस्ट है। अगर 2 सब्जेक्ट आपको मजबूत करने पड़ेंगे, या तो आप इंग्लिश जीएस कर सकते हो, या इंग्लिश मैथ्स कर सकते हो, या जीएस मैथ्स कर सकते हो। आपको 2 सब्जेक्ट वो मजबूत करने पड़ेंगे अगर आईएमए के लिए जा रहे हैं। ओटीए के लिए तो फिर सीडीए 100 मार्क्स के हैं, तो उसमें तो आपको दोनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईएमए, एएफए या आईएनए के लिए जा रहे हैं, इन 3 एंट्री के लिए, तो आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हो कि आप वहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ से थोड़ा ऊपर आ जाओ और बाकी 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो, तो उनके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि सीडीएस का मैथ्स और अगर मैं एफकेट को कंपेयर करूं तो करीबन अगर स्टार्टिंग का कह लूं या 10th लेवल का तो थोड़ा बहुत मैच करता है, बट व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द सीडीएस मैथमेटिक्स एंड द एफकेट? कहाँ से वो डिफ्रेंसिएशन शुरू होता है? एफकेट में मैथ्स में एडवांस के टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूरी अर्थमेटिक आती है, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो पूरी वो 20 क्वेश्चन जो हैं वो अर्थमेटिक के आते हैं। और वहीं पर सीडीएस में आपकी 60 से 70% मैथ्स जो है वो एडवांस आती है, और अप्रॉक्स जस्ट 25 से 30% मैथ्स जो है वो अर्थमेटिक आती है। तो अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन करो तो आप पहले फोकस करो कि आप अपनी एडवांस के 5 चैप्टर जो हैं उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद अगर आपके पास तब टाइम बच रहा है, तब आपको
फिर बाकी चैप्टर्स पे जाना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ऐसे टाइम एंड वर्क, ऐसे चैप्टर पे उसके बाद जाना है अर्थमेटिक की तरफ। जब आप एडवांस पे अपना फुल कमांड बना लो, वहीं पर आप अर्थमेटिक में उसमें FCAT में हो तो आपको स्टार्टिंग ही नहीं चैप्टर से करनी है, आपको एडवांस नहीं जाना है, आपको हर चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ना है। CDS में हर चैप्टर डीप से पढ़ना है, और FCAT में हर चैप्टर अगर आप ऊपर ऊपर से भी निकाल ले रहे हो तब भी वो हो जाता है। उसकी FCAT की मैथ्स थोड़ा इजी आती है कंपेरेबल टू CDS। अगर सीडीएस की मैथ्स पढ़े तो एफकेट को अलग से पढ़ने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। नो मैम। सीडीएस एफकेट एग्जाम में आसान कौन है? मैम CDS वो FCAT एफकेट एग्जामिनेशन। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं एक बार मैथ्स में, फिर मैं डीप डाइव करूंगी। जब हम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने बोला कि भाई एडवांस पहले कर लीजिए 5 टॉपिक्स, फिर इसको करते रहिए। ऐसे में प्रैक्टिस का जो एक टाइम होता है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं या वेरियस अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपका क्या रहता था, पूरा जो प्लान रहता था दिन में? क्योंकि आपको परमानेंट कमीशन के लिए जॉब चाहिए था, तो ऐसे में अंग्रेज़ी भी पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ भी हैं, और उसके अलावा आपके पास में जो है मैथ्स भी है। तो टाइम डिवीज़न, कितना समय किस सब्जेक्ट को, रिवीजन कैसे था, और कितना तैयारी, और एग्ज़ाम से पहले क्या क्या एफर्ट्स लिए, कैसा रिवीजन प्लान किया या क्रैश रिवीजन प्लान किया, कैसे था? तो सबसे पहले मैंने डिवाइड कर रखे थे सारे अपने सब्जेक्ट के सारे सेक्शन। जैसे कि इंग्लिश में 3 सेक्शंस थे, एक रीडिंग जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, जंबल सेंटेंसेस ये सब आ जाते थे। एक होता था वोकैब जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये इडियम्स ये सब आ जाते थे। एक होता था ग्रामर जिसमें वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉट द एरर्स ये सब आते थे। तो ये 3 हो गए। फिर उसके बाद मैथ्स में 2 अर्थमेटिक, एडवांस, इन दोनों में डिवाइड कर रखा था। और GS में फिर एक साइंस अलग था, GS मतलब कि जनरल साइंस, और वो जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब आती थी। तो मेरा फोकस रहता था कि ये एक पूरे दिन में इन सब से एक एक बार ज़रूर गुजर जाऊं। चाहे थोड़ा सा किसी दिन रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो वो कैब थोड़ी कम ही याद की, थोड़ा ग्रामर के 2 ही 4 क्वेश्चन लगा, लेकिन सबके उससे एक एक बार चला जाता था। अर्थमेटिक अगर कोई चैप्टर लगा रहे हैं तो एडवांस के बस फार्मूला रिवाइज कर लिए, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, किसी के केवल बस फार्मूला सीट रिवाइज कर ली, लेकिन एक एक बार चले गए। जब मैथ्स अगर उसमें कुछ पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का कोई वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो केवल साइंस के जो ऊपर ऊपर से ग्रेविटेशनल देख लिया। तो इन सब से एक एक बार मैं जाता ज़रूर था। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी हर बच्चा करता है, पढ़ाई भी हो रही है, ठीक है, क्वेश्चंस भी लग रहे हैं, पर वो एक अंदर से फीलिंग, क्योंकि ये बहुत एक जनरल क्वेश्चन है, मैं अगर बात करूं एक स्टूडेंट की, कि अपने आप को ये एहसास दिलाना कि मेरी प्रिपरेशन सही मार्ग पे चल रही है और वो चल रही है जिससे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ये सेल्फ रियलाइजेशन कब होता है और ये कैसे अचीव होता है? तो आपको लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं पेपर देने जाऊँगा तो निकल जाएगा? इसके लिए मैम मॉक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो, और इस समय तो ऑनलाइन सारे मॉक टेस्ट हैं, सेंचुरियन का भी मॉक टेस्ट है, आप कोई भी मॉक टेस्ट देखिए और उसमें आप अपनी रैंक देखिए कि अगर किसी में आप टॉप 100 में आ रहे हो, टॉप 50 में आ रहे हो कि नहीं। अगर आप 300 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, आपकी रैंक उसी में 250 आ रही है, तो वहाँ तो पूरा ऑल इंडिया एग्ज़ाम देगा, तो आपकी उसमें तो फिर बहुत टफ हो जाएगा। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें कोशिश करिए कि आप टॉप स्टूडेंट्स में रहें, टॉप 5%, टॉप 2-3% ऐसे। और इस तरह, और प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चन लगाइए। आप कोई टॉपिक आपने कंप्लीट किया, जैसे फंडामेंटल राइट्स किसी बुक से, किसी टीचर से कंप्लीट किया, तो आप तुरंत उसके PIQs पे जाइए, CDS के, NDA के, और देखिए क्या वो जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर आए हैं, क्या वो सॉल्व हो रहे हैं जो उन्होंने पढ़ाया है। अगर वो सॉल्व हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आप एकदम राइट ट्रैक पे हो। अगर वो नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप मतलब कि आप कुछ गलती कर रहे हो, या तो टीचर में कुछ गलती है, या फिर आप सिलेबस अलग पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, जो ज़रूरत है उसकी वो नहीं पढ़ रहे हो। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, कभी कभी UPSC अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन डाल देती है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तब प्रॉब्लम है। ओके,
रिटर्न का तो आपने काफ़ी अच्छा बता दिया। अब ऐसे में जब हम बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू, क्योंकि एक अलग फेस होता है ना रिटर्न में, जहाँ सिर्फ बुक्स और अपने स्वयं के उसमें हम रहते हैं, एसएसबी में वही हमको अपने वो स्वयं के अकेलेपन और बुक से बाहर निकलना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद पहला थॉट मन में क्या आया? मैम पहली बार तो जब मैंने ये सेंचुरियन ज्वाइन किया था तब तो यही दिमाग में चलता था कि रिटर्न निकालना है, एक बार रिटर्न निकाल लेंगे। पर एसएसबी उस तरह पता भी नहीं था, और एक बार मैंने सोचा था कि रिटर्न निकाल लेंगे तो पैसे वसूल हो जाएंगे। तो लेकिन फिर उसके बाद जब तो रिटर्न निकाला तो पहली बार तो बहुत खुशी हुई, फिर धीरे धीरे ये नॉर्मल हो गया था। अब तो अगर रिटर्न निकल भी जाता तो पेरेंट्स को बताता हूँ तो ओके हो गया ऐसे बोल देते हैं। रिटर्न हो गया। अब लेकिन एसएसबी इंटरव्यू पहला दिन बैच में ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चे होते हैं सेम एंट्री के जो यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ आप थोड़ा डाउन भी होते हैं। तो वो क्या चलता है माइंड में पहले दिन, पहली क्लास, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी, फिर शुरू से शुरू करना, चाहे अब जितनी भी बार एसएसबी की तैयारी करो, तो फिर किस माइंडसेट से आपने एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू किया था? मैम जब मैंने फर्स्ट टाइम एसएसबी की क्लास अटेंड की थी, उस टाइम तो बहुत कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम जब मैं पहले दिन ही हम लोग की वो पूरा कराया गया, और पीपीडीटी एक मॉक पीपीडीटी कराना था। तो मैंने देखा सारे बच्चे बोल रहे हैं, मुझे लगा अंदर से कि मैं बोल लूँगा, लेकिन मेरे पास आया मैं अपना वही नहीं नरेशन नहीं दे पाया था। मेरे आगे वाला नेक्स्ट भी हो गया, आगे वाले चले गए। तो उस टाइम तो बहुत अजीब लगा था कि कैसे, लेकिन अब वो पता चल गया है कि हर ये एसएसबी एक ऐसा टेस्ट है मैम, हर आदमी के लिए टेस्ट अलग है। आपके लिए टेस्ट अलग है, मेरे लिए टेस्ट अलग है, आपके इन्वायरमेंट पे टेस्ट डिपेंड करता है, कि आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे टेस्ट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो धीरे धीरे फिर मुझे ये फील आने लगा कि चलिए इनका इंग्लिश अच्छी है, लेकिन इनकी कुछ और कहीं कमी होगी। मैं स्टोरी अपनी अच्छी बना लेता हूँ। शिशिर सर मेरी वो स्टोरी बहुत ज़्यादा वो करते थे, तारीफ़ की। तो मुझे लगा कि मेरी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, भले कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं स्टोरी से उसे वो कर लूँगा। तो यहाँ पर इस तरह फिर मैंने अपने आप को वो बताने लगा। और शिशिर सर भी कहते हैं कि टेस्ट सबके लिए अलग है। तो इसी तरह मैम अब तो धीरे धीरे फिर किसी से वो डर नहीं लगता, क्योंकि टेस्ट आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, तो इसीलिए फिर। बहुत सही आपने इसके बारे में बोला। तो फिर ये जो कारवा था कि भाई पहले दिन मैं बोल नहीं पाया, फिर शुरुआत करी, और फाइनली फिर वो कौन सी प्रैक्टिस में आपने एक अच्छा जो है प्रदर्शन किया था, सेटिस्फैक्ट्री पीपीएनडीटी का सेंचुरियन? मैम फिर वो उस दिन नहीं बोल पाया, फिर धीरे धीरे वो मैंने अपने आप से वो डिसाइड कर लिया कि अगर नहीं बोलूँगा तो फिर आउट हमेशा रहूँगा। तो मैंने अपने आप से वो प्रॉमिस किया कि अब कुछ भी बोलूँगा, लेकिन बोलूँगा ज़रूर। तो फिर धीरे धीरे पहले दूसरी पीपीडीटी हुई, उसमें नरेशन कहीं टूटा फूटा, फंबलिंग हुई बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं भूल गए, लेकिन वो छोड़ा नहीं। पहले दिन तो वो छोड़ दिया था, मैंने खुद ही ऐसे बगल वाले को देखने लगा कि वो स्टार्ट कर दें, लेकिन वो जब सेकंड पीपीडीटी नहीं छोड़ा, फिर थर्ड ऐसे थोड़ा और इम्प्रूव हुई। ऐसे फिर एक बार वो एक मुझे भी स्टोरी याद है कि एक मैंने फेयर पे बनाई थी, तो उसमें फिर बहुत अच्छे से वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना नरेशन दिया, विदाउट एनी फंबल, विदाउट एनी पॉजेस। तो उसके बाद फिर उस दिन मैं स्क्रीनिंग भी हुआ था पहली बार, तो उस दिन से लगा कि अब बहुत है वो, उस दिन मैं बहुत खुश था। जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगा कि आपके थोड़े से लग रहे थे, बट आपका ड्राफ्टिंग अच्छा था, तो क्या आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम, कौन से बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं? इंग्लिश मीडियम से स्कूल था, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश स्टोरीज भी हिंदी में ट्रांसलेट करके करते थे। अच्छा, तो फिर ये जो एक लेवल था, इसको कैसे अचीव किया कि मुझे अब इंग्लिश सीखनी है? और खैर आती होगी, अब कुछ बच्चों को होता है ना कि मन में आती पर बोल नहीं पाते हैं, अगर यही वो आपकी भी व्यथा थी, तो फिर प्रैक्टिस कैसे इन्हांस किया और कैसे मतलब कॉन्फिडेंस लाया आपने बोलने में? इसमें मैम इंग्लिश इम्प्रूव करने में 4 स्टेप्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग ये सब तो आप घर पे भी कर सकते हो, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इसके हेल्प से कर सकते हो। लेकिन स्पीकिंग के लिए सेंचुरियन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई कि यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स रहते थे, सबसे बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पहले थॉट्स नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे वो सेंटेंस आने लगे, हर वर्ड आने लगा, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई। फिर अब इतना बोल लिए कि अब वो प्रॉब्लम नहीं होती मैम। अब नहीं होती, अब आप आराम से और फ्लुएंटली बोल भी पाते हैं। और मैम पहले ये मिथ भी था दिमाग में कि
इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस बार मैंने अपने दिमाग से हटा दिया था, क्योंकि वहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस के दिन वो खुद बोलते हैं कि ये आपके इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। इंग्लिश एक ट्रेनेबल क्वालिटी है, ये इसे सिखाई जा सकती है, आपके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपके परिवार में इंग्लिश नहीं बोली जाती तो आपको इंग्लिश आप भी शायद ना बोल पाओ, लेकिन अगर कहीं आपको ले जाकर रख देंगे जहाँ पर 5 लोग सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो 1 महीने बाद आपको इंग्लिश नहीं भी आती तब भी आप सीख लेते। जैसे हिंदी में कोई हिंदी सीख के नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे फैमिली में बोली जाती है तो एक बच्चा भी फ्लुएंटली हिंदी बोल लेता है। तो वही इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इस बार मैंने एसएसबी में जहाँ भी मैं स्टक करता था या फिर थोड़ा भी वो लगता था और जहाँ पर मुझे अपने इमोशंस दिखाने थे, वहाँ पर मैं हिंदी का यूज़ कर लेता था। जब हम पर्सनल इंटरव्यू की बात करते हैं, ठीक है मैम, मैं आपको जालंधर वाले बोर्ड में लेके जा रही हूँ, तो पर्सनल इंटरव्यू आपका कैसा था, कितनी देर चला और कौन कौन से प्रश्न, मतलब आपको लगता है कि पीआईक्यू वाले क्वेश्चन चलिए नॉर्मल होते हैं, लेकिन पीआईक्यू में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चंस होते हैं ना यार, जिसके हमने कल्पना नहीं करी होती, पर ऐसा कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया या परिवार से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो अलग तरीके के क्वेश्चन कैसा था? और इंटरव्यूइंग ऑफिसर कौन थे, प्रेसिडेंट थे, डिप्टी प्रेसिडेंट थे, किन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? एडिशनल आईओ ने इंटरव्यू लिया था। रैंक तो मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी मैंने अच्छे से कर रखी थी। मैं रोज़ अपने 5 to 7 क्वेश्चंस रोज़ तैयार करता था, तो बहुत ज़्यादा कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं आए थे। पूरा पीआईक्यू सीआईक्यू बेस्ड ही था, थोड़े बहुत जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। टाइमिंग वही 35 to 40 मिनट्स ही चली थी, इतना ही एवरेज हमारे ग्रुप में सबका चला था। तो इंटरव्यू में, और उनके पास पता नहीं क्यों सेम सेट ऑफ क्वेश्चन थे, वो सारे स्टूडेंट्स से सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, बट सबके आंसर्स अलग थे, सबके देने का वो मतलब कि बताने का तरीका अलग था, सबकी ग्रिलिंग अलग लेवल पर हो रही थी। तो एक क्वेश्चन मुझे अनएक्सपेक्टेड मिला था कि मेरे भाई ने यहाँ से लखनऊ से अपनी वो कि मतलब कि फर्स्ट क्लास से वो लखनऊ में स्टडीज़ कर रहा, और मैं 9th से 8th से आया था। तो उन्होंने ये पूछा था कि तुम बाद में क्यों गए, तो फिर उसका जवाब मैंने फिर सोचा था, मतलब वहीं सोचा, तो वो बता दिया था कि मेरी दादी ने कहा था अगर एक बच्चा चला गया दूसरा भेज दोगे तो यहाँ कौन रहेगा। तो वही एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और तो सारे क्वेश्चन जो थे वो पहले से तैयार हो गए थे। रणनीति बुक में सारे सीआईक्यू दिए हैं, मैंने पीआईक्यू के एक एक कॉलम तैयार कर रखे थे, तो कोई बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आए थे। एक मैथ्स का क्वेश्चन था जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग वो चेक हो रही थी कि कितना हम लोग प्रेशर ले सकते हैं। वो उनको एक सोल्यूशन बताओ तो उसके बाद कहते थे और बताओ, तो ऐसे तो वो देख रहे थे, तो वो एक क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और जीटीओ की बात करना चाहूँगी, जीटीओ के टास्क कैसे रहे आपके? क्योंकि अब यंग वॉइस, तो मुझे लगता है कि वो फिजिकल फिटनेस वाला सिनेरियो तो नहीं रहा होगा, राइट? तो बस अब दिमागी जो दाव पेच हैं लगाना फट्टा बल्ली रस्सी के साथ में, वो एक मेजर एस्पेक्ट रहा, क्योंकि अब इस तरीके के यंग स्टूडेंट्स से तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आईओ तुमने ज़्यादा किया कम किया। स्टिल हाउ मेनी आईओ डिड यू परफॉर्म? मैम 11 कंप्लीट, 12 एंड हाफ। ओके, तो अभी जब हम पीजीटी एचजीटी की बात करते हैं, हाउ वाज इट, कैसा था परफॉर्म करना? क्योंकि भाई यंग है तो डोमिनेशन भी हो रहता है ग्रुप में, राइट? 8 के 8 बड़े हो, आवाज़ें भी अच्छी खासी बुलंद होती हैं, बॉडीज़ भी ऊंची लंबी होती हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा तो रहता है कि अपने आप को यू हैव टू शो टू द जीटीओ कि आई एम परफॉर्मिंग विद बस आइडियाज़ हैं। तो हाउ वाज दैट? मैम पीजीटी 1 में तो वो सारे ग्रुप वाले आगे गए, तो उसमें तो वो पीछे छूट गया था। लेकिन मैंने अपने दिमाग में पहले से सोच रखा था कि मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिखाना है अपना, और एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर रहना है, मुझे हेल्प करनी है सबकी। अगर एक छोटा सा कोई जा भी रहा है तो बस उसका हाथ मुझे पकड़ना है, मुझे बस हेल्प करनी है कैसे भी करके। तो मैंने फिर वो पीजीटी 1-2 में तो बहुत चांसेस नहीं मिले थे, और जहाँ पर मुझे चांसेस नहीं मिल रहे थे तो बाकी बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल देता था, तो लोग बात सुन लेते थे। तो इससे ये एक ट्रिक थी, तो मैंने ये लगाई, तो कि सब इंग्लिश में बोल रहे हैं कि जेंटलमैन पुट बल्ली फ्रॉम हेयर, तो मैं हिंदी में बोल देता था, तो वो बाकी बच्चे फिर उनका ध्यान अट्रैक्ट हो जाता था। तो हम लोग का ग्रुप का कोऑपरेशन बहुत अच्छा था। हम लोग ने पहले से रात में डिसाइड कर रखा था कि कोऑपरेट बहुत अच्छा करेंगे, चाहे किसी को काटेंगे नहीं, कि हर आदमी की बात सुनेंगे। तो जीडी जीपी में भी अगर कोई बोल रहा है
और दूसरा उसे कट कर रहा है तो हम लोग उसे रोक देते थे कि अभी इसका पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसे बोल लेने दो। कोई बार बार बोल रहा है तो उससे रोक देते थे कि इन्होंने नहीं बोला, इससे इन्हें बोल लेने दीजिए। तो ऐसे बहुत अच्छा कॉपरेशन था, इसीलिए मैंने कहा मैम ग्रुप बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। एंड जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में आपका जितने भी टेस्ट रहे तो उधर कैसा था एक्सपीरियंस? इधर से मैच हो रही थी आपकी पिक्चर्स, एसआरटीज, डब्ल्यूएटीज? मैम साइक तो मुझे पता था कि मतलब कि साइक में मुझे कभी डर नहीं लगा था, क्योंकि साइक मुझे पता था कि मैं स्टोरीज अच्छी बना लेता हूँ। शिशिर सर ने भी कहा था। और मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टोरी नहीं लिखता, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से स्टोरी लिखता हूँ। और हर जगह एक सेट पैटर्न है कि ऐसे हीरो इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन मैं अपनी स्टोरीज जो है उसमें इमोशंस ज़्यादा डालता हूँ। जैसे मैंने कुछ स्टोरीज में इसी बार लिखा था कि इन द बस्लिंग मार्केट ऐसे करके स्टोरी स्टार्ट की है। तो फिर ये सब, और सर ने बता रखे थे क्या क्या रिक्वायरमेंट है टीएटी में, क्या क्या आपको ऑब्ज़र्व करना है। और पिक्चर्स जो थी बहुत सिमिलर थी कि इस पे भी बना रखी है, इस पे भी बना रखी है, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर पिक्चर्स वहाँ पर आई थी। उत्कर्ष, ऐसे में नाउ कमिंग ऑन टू द स्टूडेंट्स जो कि गांव से बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का बहुत सपना है, अभी इस समय बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं और एनडीए सर्च हो रहा है। ऐसे में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे भारत में जो कहते हैं कि हम एनडीए की तैयारी कराते हैं, हम हाई सिलेक्शन रेट देते हैं। अब एक गांव का भोला भाला बच्चा जिसको ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, गांव वालों का प्रेशर होता है, कहाँ जा रहे हो तुम, ऑफिसर बनने जा रहे हो, डिफ़िकल्ट है, कैसे करोगे, यूपीएससी है, दुनिया का दबाव है, और आप शायद थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी आए हो तो आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। सही डिसीजन लेना, एक सही संस्थान को चूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सही डिसीजन हो गया तो वो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, बैड डिसीजन विल टेक यू डाउन। और डिफेंस एग्ज़ाम्स की मुझे लगता है एक ही जो है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक ही लिमिटिंग फैक्टर है कि आपके अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो एवरी अटेम्प्ट इज़ अ डायमंड फॉर यू कैन नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट। और पहला अटेम्प्ट तो हमेशा ही बोला जाता है गोल्डन अटेम्प्ट है। तो डिसीजन कैसे ले? ये जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, कुछ डिस्काउंट के चक्कर में झांसों में आते हैं, कुछ फेक सिलेक्शंस के चक्कर में जो झांसों में आते हैं, हाउ टू लाइक ऑथेंटिफाई, कैसे चेक करें कि यार मुझे यहाँ लेना है? यूट्यूब पे तो हर आदमी दिखाता है, इनको क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट वुड बी द राइट डिसीजन एक सही संस्थान को चूज़ करने के लिए? कैसा चेकलिस्ट होना चाहिए, क्या क्या देखें, कैसे प्रयास करें? पहले तो पीयर प्रेशर वाला ये एग्ज़ाम ऐसा है एनडीए सीडीएस कि बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप प्रिपेयर करोगे अच्छे से 4-5 महीने, थोड़े लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लिमिटेड वो अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखोगे, अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओगे तो ईज़िली क्लियर हो सकता है। एसएसबी के लिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि सबके लिए एसएसबी अलग है, तो एसएसबी में भी कोई प्रॉब्लम उस तरह नहीं है। अगर आप फोकस्ड हो तो एसएसबी भी क्लियर हो जाएगी। और जहाँ तक बात रही कि एक सही इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने की, तो वहाँ पर फिर मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गया था, लेकिन मुझे एटमॉस्फियर और वो सब बाकी वो लोगों ने भी रिकमेंड किया था। तो आप बात कर लीजिए अपने क्लोज वन से जिन्होंने पहले से किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप जाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को बताओ कि अगर कोई गया हो वहाँ पर तो वो उनसे बात कर ले। तो आप ऐसे वो कर सकते हो। नहीं तो इस समय आप अगर 12th के साथ मतलब कि आप पूरा सिलेबस देखो, अगर आप अपने से ही कर सकते हो, आपको समझ आ रहा है तो आप उस तरह भी कर सकते हो। बट कोचिंग जो है वो हेल्प कर देती है काफ़ी। आपके वो जो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा वो सर्च नहीं करना पड़ेगा, टीचर्स आपके रहेंगे, डाउट आपके ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। तो कोचिंग हेल्प बहुत करती है। बट कोई ऐसा नहीं कि अगर आप कोई कोचिंग नहीं जा पा रहा है तो उसका क्लियर नहीं होगा। तो इसी तरह है कि आप हेल्प मतलब कि दूसरे से आस्क करके कोचिंग कोई ज्वाइन करें, ऐसे उसमें मत चले जाइए। और ऐसे में जो बच्चे अब आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 2025-26 को देख रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी आपकी रिटन एग्ज़ाम से और एसएसबी से रिलेटेड, कि क्या चीज़ें एक स्टूडेंट है वो ध्यान में रखे अगर उसे फ़ौज में जाना है? क्योंकि संघर्ष से देखिए डरना नहीं है, आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, और मार्गदर्शन जब सही होता है और एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई थिंक वो चीज़ें ईजी होने लगती हैं, है ना? और जैसे आपने बोला आपको तो अच्छे लोगों का साथ भी मिला है थ्रू आउट, तो अगेन वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छे इंसान आप बने रहिए।
बनने की कोशिश करिए। आप अकाउंटेबल रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए टूवर्ड्स योर फैमिली मेम्बर्स, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर कंट्री, कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो गलत हैबिट में नहीं जा रहा हो, आप उससे बात करके उसे सही कराइए। आपकी फैमिली में कुछ आप गलत नहीं होने दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि अनसोशल हो आप, और आप ऐसा नहीं कचरा बाहर रास्ते पे फेंक रहे हो। आप हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनो, एक अच्छा पर्सन बनो। सबसे पहले तो ये रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, ये तो प्री रिक्विजिट है। फिर उसके बाद अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि आर्म फोर्सेस का मतलब कि गांव में तो बस यही थॉट है कि आर्म फोर्सेस मतलब फ़िज़िकल फ़िटनेस, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप आर्म फोर्सेस जा रहे हो तो फिज़िकली फ़िट रहोगे तो आपके इसके प्लस पॉइंट रहेंगे। नेगेटिव, अगर आप फिज़िकली अनफिट हो तो इसके कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट अगर आप फिज़िकली फ़िट हो तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट तो रहेंगे कि ये बच्चा लग रहा है कि आर्म फोर्सेस की ये उस दूसरी चीज़, आप कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एज एन ऑफिसर यूँ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ऑफिसर को कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लीड करना है। तो अब अगर आपके पास कम्युनिकेशन ही नहीं करने की, वो कोई ऐसा नहीं कि केवल मतलब कि इंग्लिश ही कम्युनिकेशन में आती है। कम्युनिकेशन में आप ऐसे है कि आप अपनी बात सामने वाले को रख पा रहे हो कि नहीं, उसकी बात समझ पा रहे हो, वो क्या कहना चाहता है, क्या आप अपनी बात उसे समझा पा रहे हो कि नहीं, तो ये सब करो। और तीसरा, सोशल रहो, आप दूसरे से बात करो हर चीज़ में, अपने गेम्स, स्पोर्ट्स, इन एक्स्ट्रा करिकुलर, इन सब पे फोकस करो। ये कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना है, इसमें एसएसबी भी है। एसएसबी में आपकी पूरी पर्सनालिटी चेक हो रही है, तो आप मतलब कि आपको ओवरऑल डेवलपमेंट अपना करना है। तो आप स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है उसमें भी पार्ट लो, आप फ्रेंड्स के साथ खेलने भी जाओ, तो इसी तरह आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो यही टिप्स थी मैम। और एक चीज़ और, आपने बोला 8th तक की पढ़ाई गांव में किया था, फिर देन यू स्विच्ड टू लखनऊ, तो क्या कोई डिफरेंस था जब पढ़ाई स्विच किया गांव से शहर में आने के दौरान, उस दौरान? मैम गांव में भी मेरा स्कूल जो था वो काफ़ी दूर था। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो मेरे बुआ फूफा ने भी हमेशा कहा कि इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। तो मेरा गांव में भी स्कूल जो था, मैं बस से जाता था, अप्रॉक्स 30 किलोमीटर था, तो रोज़ मैं अप डाउन करता था बस से, तो वहाँ भी काफ़ी दूर था, तो अच्छा स्कूल था। बट यहाँ पर आया तो यहाँ पर वो बुआ के भी बच्चे थे, भैया भी थे, तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर ही अलग था। वहाँ पर तो गांव में स्कूल से आए, फिर उसके बाद फिर कोई पढ़ाई नहीं होती थी मैम। दोस्त थे, खेलने चले गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, कहीं कोई गेम खेल रहे हैं, लेकिन फिर पढ़ाई नहीं होती थी। तो उसके बाद लेकिन यहाँ आए तो यहाँ फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हुआ शहर में, कि इतने गेम्स के संसाधन नहीं थे यहाँ पर कि वो क्रिकेट खेलने निकल गए ऐसे, या फिर शाम को बहुत ज़्यादा घूमने निकल गए। यहाँ पर सबको देख रहे हैं, भैया भी पढ़ रहे हैं, दीदी भी पढ़ रहे हैं, तो मुझे मन कहता था कि किताब लेके ऐसे ही बैठ जाएं। फिर तो किताब लेके बैठ गए, थोड़ा बहुत पढ़ने भी लगे, तो थोड़ा उससे वो हो गया। बचपन में कैसे छात्र थे आप, मतलब शरारती थे कि कैसे थे, नटखट टाइप के? व्हाट वाज दैट? पर आपने बोला कि पढ़ाई तो करते नहीं थे, 8वीं तक तो नहीं करी, खेले कूदे और इसमें स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, तो कैसा था पर्सनालिटी, ताकि बच्चे रिलेट कर पाए, अच्छा मैं भी ऐसा हूँ तो मैं विल आल्सो बी एबल टू क्रैक? मैम बचपन तक तो मतलब कि 7 तक तो कोई वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं था। हमारे स्कूल में राइटिंग मिलती थी, राइटिंग करने को, तो सब बच्चे पूरा एक एक लाइन लिख के आ रहे हैं, बीच में एक लाइन छोड़ भी नहीं रहे। मैं उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स लिख के जाता था, एक वर्ड यहाँ लिखा तो सेकंड उसका एंटोनिम यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ लिखा, तो अप्रॉक्स 25 to 31 में मैं पूरा पेज भर देता था। वहीं पर बच्चे उसमें 150 वर्ड्स लिख के आ रहे हैं, तो मैं जल्दी से वो काम पूरा करके जो स्कूल में होमवर्क मिला है, और बस इतना पढ़ लेता था कि पास हो जाऊं पेपर में, वो भी। और मैम स्कूल में चीटिंग वूटिंग भी बहुत करता था उस समय, तो कि किसी से देख ले कैसे पास हो जाए, नहीं तो घर में मार खाएंगे, तो इसीलिए फिर वो वहाँ तो नहीं पढ़ता था। फिर लखनऊ आए तो फिर सब कुछ देखा, थोड़ा वो मेच्योरिटी भी आई कि फैमिली के उतने वो अच्छी नहीं है सिचुएशन, तो फिर धीरे धीरे फिर वो फोकस करने लगे। मतलब एक नटखट सा छात्र था जिसने फाइनली एक अपने सेकंड लेटर फेस में जो है एक थोड़ा सा सीरियसनेस लाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं,
और ऐसा ही बच्चा चाहिए होता है आर्म फोर्सेस में। और फाइनली स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, फिजिकली जो है फिटनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन रहता था। और खैर अपने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम निकालना कोई बच्चों की खेल नहीं है या कोई दाहिने हाथ का खेल नहीं है, उसमें मेहनत और शिद्दत लगती है, जो आपने इवेंचुअली अपने सेकेंड हाफ में अचीव किया और इस एग्ज़ाम को पास किया। तो डियर एस्पिरेंट्स, देखा आज आपने, हमने बहुत ढेर सारी बात करी उत्कर्ष से। और उत्कर्ष, मुझे लगता है आज आपके जो पेरेंट्स होंगे वो भी प्राउड पेरेंट्स होंगे, मम्मा पापा एकदम जो है बलाए लेते नहीं थकते होंगे आपकी। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब एस्पिरेंट्स जो उत्कर्ष की तरह तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष में जूझ रहे हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, बस आज उत्कर्ष की वीडियो को देखकर आपको उम्मीद की जो किरण है ना उसको दोबारा फिर से एक उजाला दे देना है। अगर आप निराश थे तो ये वीडियो आपके अंदर आशा भर देने का काम करेगा ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसी के साथ में उत्कर्ष बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपको पता है देहरादून सेंटर जो सेंचुरियन का है उससे आईएमए लगभग मुझे लगता है 1 ही किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बार तो मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी परेड जो है पासिंग आउट, मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि इस बार मैं अटेंड भी कर पाई, जहां हमने हमारे जो कैडेट्स को पास आउट करते हुए देखा। और आशा और उम्मीद है कि आप भी जल्द ज्वाइन करेंगे और आईएमए के पीओपी में देहरादून में आपके साथ भी आपके पिपिंग सेरेमनी में आपसे मिलकर और आपके माता पिता से मिलकर भेंट करें और आपको जो है एक प्राउड ऑफिसर के रूप में भारत माँ के लिए अंतिम पग लेते हुए देखें। इसी के साथ में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच डियर एस्पिरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही सफलताओं का कारवां चलता रहेगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। यस, वी क्लेम द हाईएस्ट सिलेक्शन रेट इन इंडिया। और अभी तक NDA 154 के लिए 70+ रिकमेंडेशंस टीम सेंचुरियन ने जनवरी और मिड फेब के माह तक दे दिए हैं और ये कारवां जारी है और हम अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक ऐसे ही करते रहेंगे। बस बने रहेगा टीम सेंचुरियन के साथ। Admissions are open for the new academic session 2025 and 26. Just call 97959 77776. Limited seats are there, तो प्लीज रजिस्टर कर ले लखनऊ एंड देहरादून के लिए जल्द से जल्द। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.